क्वेश्चन तुम लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिशन कोचिंग सेंटर में। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर, जो आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आपको नित नए आयामों पर पहुंचाएगी। चलो तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन ऐसा, निम्न में से कौन सा महाप्राण है? महाप्राण दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में प्राण वायु के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अल्पप्राण, नंबर 2 महाप्राण। अल्पप्राण में आपके आते हैं पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण में आपका आता है दूसरा, चौथा वर्ग। और इसमें आते हैं आपके महाप्राण में आपके आते हैं उष्णी व्यंजन। अल्पप्राण में आपके आते हैं सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन। उष्णी व्यंजन होते हैं सा, सा, सा और हा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके या, रा, ला, वा। इसमें दिया है निम्न में से कौन सा महाप्राण वर्ण है? का पहले पे आता है, चा पहले पे आता है, वा अंतस्थ है, बचा कौन? ढा। इसमें महाप्राण ढा है, दूसरा लगो। इसमें है क्या? है इसमें? दूसरा क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी शब्द है? वाद्यमय, वाग्यमय, भाग्यमय, सी वाद्यमय। वाद्यमय नहीं होता है, वाग्यमय नहीं होता है, भाग्यमय नहीं होता है, वाद्यमय होता है। सी सही है। अगला, संधि के कितने भेद होते हैं? कट क्यों रहा है? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयात संधि। इसमें क्वेश्चन में आपके पूछा गया है संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्पीड है क्या गुरु जी? स्पीड 7 नहीं हो रहा, बोलो। इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? समास प्रार्थना, समास पदार्थ के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। इसके यहाँ पे
प्रधानता ठीक के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 बहुव्रीहि समास, नंबर 4 अव्ययीभाव समास। कुल समास 4 होते हैं। तत्पुरुष समास में उनकी गिनती की जाती है द्वित्व समास और द्वित्व में कर्मधारय समास। इसमें पूछा गया आपका इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। आजन्म में अव्ययीभाव समास होता है। अब शीतोष्ण, इसमें आशातीत में होता है तत्पुरुष समास। आशातीत, आशा से तीत, इसमें हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी, इसमें द्विग समास होता है। इसमें द्वंद्व समास होता है। इसमें कुछ पूछा जाता है निम्न समास में कौन सा प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है। देखो नीचे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी बताया द्वंद्व प्रधान में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है। द्विग समास में इसमें पहला पद संख्यावाची होगा हमेशा। अगला क्वेश्चन है पशु चर रहे निम्नलिखित रेखांकित पद में, रेखांकित पद है संज्ञा पूछा है इसमें। संज्ञा संज्ञा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 यथार्थवाचक, नंबर 2 भाववाचक। प्राचीन हिंदी में संज्ञा पांच प्रकार की होती। इसमें नंबर 1 जातिवाचक, नंबर 2 व्यक्तिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 द्रव्यवाचक, नंबर 5 समूहवाचक। अगर पूछे आधुनिक हिंदी में संज्ञा तो 3 प्रकार की होती।
ये द्ववाचक और समूहवाचक को जातिवाचक में गिनती की। इसमें पूछा गया पशु चर रहे, रेखांकित पद है। पशु भाई कोई व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकता, क्योंकि पशु के जैसे और भी पशु हो सके। व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक निशानी है कि वो अकेली होगी दुनिया में। पशु और भी हो सकते हैं, पशु और भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखा जाता है कि जैसे आशीष चल रहा है तो आशीष अकेला है, या लाल किला चल रहा है, तो मतलब ऐसे सब जो दुनिया में अकेला हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दुनिया में अकेला हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण इसके लिख लो, लाल किला, ताजमहल, मुंबई, ये दुनिया में अकेले हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक महत्वपूर्ण है जो अकेला हो दुनिया में, जो जिसके जैसा कोई ना हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिसमें भावों को दर्शाया जाए, अच्छाई, बुराई, गरीबी, अमीरी। और एक बात याद रखना, जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाती है, इसको मिटा दें, जब भाववाचक संख्या जब भाववाचक बहुवचन हो जाती है तो वह क्या बन जाती है? तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। संज्ञा बन जाती है। जैसे अच्छाई है, अच्छाई का अगर बहुवचन बना दोगे अच्छाइयाँ, तो वो जातिवाचक बन जाएगा। अच्छाई से अच्छाइयाँ, अच्छाइयाँ, ये अच्छाइयाँ जातिवाचक है। इसमें पूछा गया पशु चर रहे हैं। पशु कैसा है? पशु एक जात सूचक नाम है। पशु चर रहे हैं। अगला भाव, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? पूजनीय होता है, गलत। पूजनीय होता है, गलत। पूज्य नहीं होता, ये भी गलत है। पूजनीय होता है। ऐसे उज्जवल होता है, उज्जवल, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। जीविसा, गलत। जीविसा, गलत। जीविसा होता है। अगला बढ़ो। इसमें पूछा गया है आपसे शुद्ध श्रम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। रात्रि, निशा, किरण, रश्मि, अभिलाषा, इच्छा, ये तो एक दूसरे का पर्यायवाची है। रात्रि, निशा ये तो पर्यायवाची। किरण, रश्मि ये भी पर्यायवाची। अभिलाषा, इच्छा ये भी पर्यायवाची। कुल और कुल ये समसूत्र भिन्नार्थक हैं। कुल और कुल ये एक दूसरे के समसूत्र भिन्न। कुल माने होता है किनारा, कुल माने होता है वंश। आगे बढ़ाओ, अगला लगाओ क्वेश्चन। सींग शब्द का तत्सम रूप है। श्रृंग, तो श्रृंग गलत लिखा है। पहली बात, श्रृंग तो हो नहीं सकता। सिंह ये भी नहीं हो सकता। सींग ये भी नहीं। श्रृंग का ये होगा, सी होगा। अगला बढ़ाओ। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है अपमानजनक बात करना, गलत। बेफिक्र होना, गलत। बुद्धि भ्रष्ट होना, मूर्ख बनना, गलत। अगला बढ़ो। लिया हुआ है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। इसमें पहला ऑप्शन दिया जिस पर कोई नियंत्रण ना हो सके, जो नियमाकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना किया जा सकता। जिस पर नियंत्रण ना हो अनियंत्रित होता है वो। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना लिया गया हो, जिसका निवारण ना किया गया हो, इसमें ये होगा बी, जो नियमाकूल ना हो। आगे बढ़ो।
निम्नलिखित में से कौन सा अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि माने होता है सांप। सांप का पर्यायवाची उरग है, पवनास है, सिंधुर है, सारंग और सरीसृप नहीं है इसके पर्यायवाची। इसिप्त का विलोम शब्द है। इसिप्त का अपसिप्त नहीं होता है, परोसिप्त हो ही नहीं सकता, सुनिश्चित ये भी नहीं हो सकता, इसका अनिश्चित होता है। अगला भाव, राजा का विलोम शब्द है रंग, गरीब का अमीर होता है विलोम, दरिद्र का होता है वैभव। आगे बढ़ाओ इसका। दिया है सर्प, मेढक, सिंह, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। पशु, शिव, हरि, कपीस। पशु हो नहीं सकता, शिव तो शंकर जी का होता है, शिव भी नहीं हो सकता। कपीस वानर का होता है, हरि इसमें हो सकता, हरि है इसमें। हरि माने सर्प भी होता है, हरि मेढक का भी होता है, हरि सिंह का भी होता है। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? अज, अजा माने बकरी, अजा आ होगा इसमें। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ये है रेखांकित, ये रेखांकित शब्द है। कुल एक हमारे हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं कामता प्रसाद गुरु जी, प्रसाद जी। उन्होंने कुल, कामता प्रसाद जी ने कुल विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। इनके अनुसार कुल विराम चिन्हों की संख्या 20 है। इसमें पूछा गया है मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम। अल्प विराम तो भाई ये होता है, कामा जिसको बोलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह तो ये होता है। आपका लाघव चिन्ह होता है ये, जिसे डॉक्टर में लिखते ना, ये आपका लाघव चिन्ह होता है। ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है। ये होता है, बड़ा देखा, ये होता है आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है। ये आपका अल्प विराम हो गया, पूर्ण विराम का ये डंडा सा रहता है। आगे बढ़ो। ये आ गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं तुलसीदास, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, भट्टनायक। रस सूत्र के जनक जाने जाते हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने कुल कितने रस बताए हैं? भरत मुनि ने कुल 8 रस बताए हैं। इसमें पहला है आपका श्रृंगार रस। इनके अनुसार 8 बताए गए। पहला श्रृंगार रस, दूसरा है करुण रस। श्रृंगार रस, करुण रस है इनका। हास्य है, वीर रस है, हास्य रस। चौथा वीर रस। पांचवा है आपका रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस। पांचवा है आपका रौद्र रस। छठा है विभत्स रस। सातवां है भयानक, और आठवां है आपका अद्भुत रस। अब इनके कभी कभी स्थायी भाव पूछ लिए जाते हैं कि इनका स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, बोल दिया करो, प्रेम, बोल दिया करो बीच बीच में। करुण रस का है आपका शोक। हास्य का हास्य। वीर रस का उत्साह होता है। रौद्र रस का होता है क्रोध। विभत्स रस का होता है जुगुप्सा। और भयानक रस का होता है भय। और अद्भुत रस, अद्भुत का होता है आश्चर्य, आश्चर्य या विस्मय।
एक इसमें अभी नया रस और जोड़ा गया है जिसको बोलते हैं शांत रस। शांत रस इसमें जोड़ा गया है। शांत रस जिसकी खोज की है अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त। और इसका नामकरण किसने किया है? उद्भट। उद्भट ने इसका नामकरण किया। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। ये कई पेपरों में पूछा जा चुका है। रस सूत्र के जनक किसे माना जाता है? भरत मुनि। तुलसीदास की रचनाएं याद कर लो, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, और जानकी मंगल। अभिनव गुप्त को अभी बता ही दिया, इन्होंने नामकरण किया है इसका। आगे बढ़ो। बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा गया है इसमें अलंकार पूछा गया है। बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अतिशयोक्ति अलंकार होगा इसमें, बढ़ा चढ़ा के बात। जब जहां पर बातें या बढ़ा चढ़ा के की जाए, ये शॉर्टकट टिके हैं, कोई ये नहीं है इसमें कि मतलब इसकी डेफिनेशन है। ये शॉर्टकट है, जहां पर बढ़ा चढ़ा के बातें की जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे सुनो ना संगमरमर की ये दीवारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार। लटानुप्रास में आपका जहां पर पूरी लाइन रिपीट कर दी जाए, पूरी लाइन दोबारा आए। उदाहरण इसका लिख लो, ये मिटा देते हैं। समझ में आ गया अतिशयोक्ति अलंकार? जैसे उदाहरण इसका लिख लो। उदाहरण हो गया जैसे उसे रोको, जाने मत दो। अगर इसी को फिर रिपीट कर दे, उसे रोको मत, जाने दो, तो वहां पर लटानुप्रास होता है। लटानुप्रास जहां पर पूरी लाइन दोबारा आ जाए वहां पर लटानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण, उसे रोको जाने मत दो, उसे रोको मत जाने दो, ये आपका लटानुप्रास। अब यहाँ पर और एक ऑप्शन दे रखा है यमक अलंकार। यमक अलंकार से आप लोग परिचित होंगे, जहां पर एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग अलग आए, वो यमक अलंकार कहते हैं। शब्द एक हो, अर्थ भिन्न हो। एक उदाहरण चलता है, कनक कनक से शोभनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए वाह खाए। यही उदाहरण इसका है यमक अलंकार का। और भी उदाहरण है यमक अलंकार के। सारंग ले सारंग चली, जैसे सारंग ले सारंग चली, इसमें सारंग दो बार आया है, एक ये सारंग है, एक ये सारंग है। एक जगह सारंग है घड़ा का, एक माने सारंग होता है युवती का होता है, तो मतलब अर्थ अलग अलग है लेकिन शब्द सेम होगा, वहां पे आपका यमक अलंकार होता है। इसमें एक और दे रखा है ऑप्शन वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार होता है जहां पर वक्ता कहना कुछ और चाहता है लेकिन सोचता समझता कुछ और है। जैसे इसमें शॉर्टकट की है, इसमें कोई उसकी डेफिनेशन है। जब वक्ता कहता कुछ है, श्रोता उसका दूसरा अर्थ निकालता है। इसका उदाहरण लिख लो।
इसका उदाहरण है कौन तुम, कौन तुम। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है उससे, मैं घनश्याम। उसने कहा मैं घनश्याम हूं, तो उधर से अंदर से जवाब आता है, तो बरसों कित जाए, बरसों कित जाए। मतलब वो घनश्याम अपना नाम बता रहा है, लेकिन जो अंदर सुन रहा है वो कह रहा है ये घनश्याम मतलब बादल है, ये बादल है, तो कह रहा है दूसरी जगह बरसों हमारे द्वारे क्या करने आया। उसका अर्थ ये है, इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आगे बढ़ो। निशा का विशेषण रूप है, इसमें विशेषण आ गया है। इसमें निशा का विशेषण निशाचर तो होगा नहीं, निशांत भी नहीं होता, नेश भी नहीं होता, निशीत होता है। इसमें आप विशेषण विशेषण स्थान के आधार पर विशेषण पूछा जाता है, स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार का होता है? स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 उद्देश्य विशेषण, नंबर 2 विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण आप पहचान कैसे करोगे कौन सा उद्देश्य विशेषण है, कौन सा इसमें विधेय विशेषण है? तो उद्देश्य हमेशा आगे रहेगा, उद्देश्य विशेषण हमेशा, उद्देश्य विशेषण उसमें होगा जिसमें जैसे लिखा है ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, तो इसमें ये विशेषण क्या है? इसमें व्यक्ति है ईमानदार, ईमानदार इसमें विशेषण है, तो इसमें ईमानदार ये पहले, जब विशेष से पहले विशेषण हो वहां पर हमेशा उद्देश्य विशेषण होगा। जैसे ये ईमानदार विशेषण है और ये व्यक्ति विशेष है, इसकी विशेषता बताई जा रही है इसमें। तो इसमें जहां पर विशेषण पहले आएगा, जहां पर विशेष से पहले विशेषण आएगा वहां पर आपका उद्देश्य विशेषण होगा। अब विधेय विशेषण जहां पर विशेषण बाद को आएगा, जहां पर विशेषण बाद को आए, बाद को आए। इसका उदाहरण लिख लो। इसका उदाहरण हो गया आपका, जैसे लड़की प्यारी है, लड़कियां की सभी प्यारी होती, लड़की प्यारी है। यहां पर लड़की क्या है? लड़की और प्यारी, लड़की यहां पर विशेष है और प्यारी क्या है? विशेषण है। तो यहां पर विशेषण बाद को आया, विशेष से पहले आया है, तो यहां पर विधेय विशेषण होगा। स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर विशेषण अगर आपसे पूछ ले, संरचना के आधार पर, कि संरचना के आधार पर विशेषण, ये समझ में आ गया सबके? इस संरचना के आधार पर अगर आपसे पूछ ले विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो संरचना के आधार पर विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? पहला संख्यावाचक, संख्यावाचक। नंबर 2 है आपका, पहला आपका संख्यावाचक, दूसरा परिणामवाचक, परिमाणवाचक वाचक। नंबर 3 है आपका प्रश्न, नंबर 3 है आपका सार्वनामिक, गुणवाचक और व्यक्तिवाचक। सार्वनामिक, गुणवाचक और 5 नंबर व्यक्तिवाचक। अगला बढ़ाओ। सर्वनाम से पूछा गया किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? इसमें पूछा जिसका, कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिन्होंने, उन पर, उसको, जिसका, जो, किनका।
जिसका कौन क्या किसने इसमें, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, बढ़ाना मत। सर्वनाम के भेद, बढ़ा क्यों देते हो बड़े? सर्वनाम के भेद आपके 6 होते हैं। के भेद 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और आपका निजवाचक होता है। पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 होता है आपका अनिश्चयवाचक, नंबर 4 होता है आपका प्रश्नवाचक। इसमें लगा दिया, इसमें कौन सा प्रश्नवाचक? इसमें प्रश्नवाचक होगा, प्रश्नवाचक। नंबर 5 होता है आपका, नंबर 4 प्रश्नवाचक हो गया आपका, नंबर 5 होता है निजवाचक, और नंबर 6 होता है संबंधवाचक। ये भेद है सर्वनाम के 6 प्रकार के। इनके कुल सर्वनाम शब्द भी लिख लो। कुल सर्वनाम शब्द ये होते हैं आपके 11। आगे बढ़ो, इससे पूछेंगे। ये हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है अगला। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? किसमें पूछा गया? यूजीसी नीट परीक्षा 2010। इसमें आपका राम किस, एक निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहले तो आप लोग निराला की कुछ रचनाएं लिख लीजिए। अनामिका, इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता कई बार पूछी जा चुकी है आपके पेपरों में। कुकुरमुत्ता बताइए कि राम की शक्ति। ये कृतिवास रामायण है। कृतिवास ओझा एक बंगाली कवि थे। एक कृतिवास ओझा ये जो थे ये बंगाली कवि थे। इनकी रामायण की ये इन्होंने इससे उठाया है इसको। कंबन रामायण, कंब ऋषि एक नाम के हैं, ये दक्षिण में काफी फेमस है। ये कंब ऋषि की रामायण। रामचरितमानस ये आपके तुलसीदास जी की रचना है, तुलसीदास जी की। रामचंद्रिका ये केशवदास जी की रचना है आपकी, केशवदास। आगे बढ़ो। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ये आपका इसमें ए अपभ्रंश से हुआ है। आगे बढ़ो। मथुरा और वृंदावन में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? यूपी SSC व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा में पूछा गया है। इसमें बी फॉर ब्रज भाषा होगा। इसमें वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कौन सा कारक है इसमें कारक पूछा गया है आपका। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। आज किसमें पत्तों से इसमें अलगाव की स्थिति है, जहां पे अलगाव की स्थिति होगी वहां पर अपादान कारक होता है। कर्ता में ने होती है, कर्ता की ने क्रिया होती है। संप्रदान के लिए होता है, अधिकरण में पर होता है, जहां पर अपना वर्चस्व जनाया जाएगा वहां पर अधिकरण। वृक्षों से पत्ते गिरते, यहाँ पे अलगाव की स्थिति हो रही है, जहां पर अलगाव की स्थिति होती है वहां पर हमेशा अपादान होता है। आगे बढ़ो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोटा मोटी सही है, मोटा का मोटी हो गई। धोबी धोबिन सही है, तेली तेलिन सही है। दाता और दानी नहीं होता, दानी नहीं दात्री होता है, इसका दात्री होता है। अगला अगला। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में कल दोपहर 12:30 बजे। धन्यवाद।